हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी। इसमें हम एक दिन एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं और एक दिन उसके नोट डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपके टॉपिक्स क्लियर हुआ। तो इसलिए हमने 2 क्लासेस चलाई हैं, एक दिन नोट्स और एक दिन एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया है। 8th क्लास में हमने 4 पार्ट्स किए थे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट। जो आता है आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वो कंप्लीट कर लिया। अब आता है फिजिक्स सेक्शन, जो कि हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। ये सीरीज HPTAT, CTAT, कमीशन या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। और जो भी सीरीज देखेगा कंप्लीट, दोनों सीरीज जो कंप्लीट देख लेगा, मैं गारंटी देती हूँ एनसीईआरटी बेसिस कोई भी क्वेश्चन का गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने नोट्स और आपके जो एमसीक्यू हैं इसी तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि हर चीज़ आपकी कवर हो। आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन 8th क्लास का, जो कि है आपकी फिजिक्स, मतलब 1 क्लास में हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले तो हम देखेंगे इसमें हम चैप्टर कौन से स्टडी करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट। ये चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका इसमें चैप्टर आता है फर्स्ट, फोर्स एंड प्रेशर। अब फोर्स एंड प्रेशर क्या है? देखिए, फोर्स क्या होती है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो किसकी वजह से करते हैं? फोर्स के थ्रू करते हैं। अब फोर्स क्या करती है? चेंज करती है मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, एंड उसकी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज करती हैं। मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ पहुँचानी है तो किसके थ्रू? फोर्स लगेगी ना। तो फोर्स बहुत यूजफुल है, ठीक है। फिर अब फोर्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। जब आप किसी चीज़ को टच कर रहे हो, ठीक, कांटेक्ट में आ रहे हो किसी की, तो वो आती है आपकी कांटेक्ट फोर्स, जैसे कि मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? देखिए, फोर्स जो चेंज करती है स्टेट ऑफ ए मोशन, मतलब मोशन कर चेंज करती है स्टेट का, उसके बोला जाता है हमें फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम किसी, देखो, फोर्स इस साइड को लगी तो फ्रिक्शन इस साइड को लगेगा, ताकि वो चीज़ रुक जाएगी। अगर मोशन में है तो मोशन स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप है तो मोशन में आ जाएगी जब हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट आती है आपकी, जब हम मसल का यूज़ करेंगे तो उसे बोला जाता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। जब बहुत सारा काम करते हो आप, जिसमें आप मसल्स का वर्क करते हो, कोई चीज़ उठाना, यहाँ से वहाँ पहुँचाना, मसल का यूज़ हो रहा है, तो वो आती है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फिर अगर आप कॉन्टैक्ट फोर्स तो आ गई, अब अगर आप बिना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं विदाउट आपके टच के, तो कांटेक्ट मतलब विदाउट कांटेक्ट हो रहा है, तो वो आती है आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स। 3 टाइप्स की पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? देखिए, मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेट तो देखा है आपने, ऑब्जर्व किया होगा, मैग्नेट को रखोगे और दूसरा मेटल वहाँ पे होगा, दूर होगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो आ गई मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब हम आप किसी, जैसे कि माना एक रॉड है, एक बैलून को आपने रब किया, तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, उस पर चार्ज होगा, तो उसमें फोर्स जो एग्जर्ट होगी, चार्ज फोर्स होगी, वो आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। जब फोर्स, ग्रेविटी, कोई भी चीज़ आपकी अर्थ पे आएगी, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो, 3 टाइप की फोर्सेस की, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल। क्वेश्चन कैसे आता है? बताओ कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो थोड़ा सा सोचना कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट ए प्रेशर। कहाँ पे एक्सर्ट करते हैं? देखिए, माना ये कंटेनर है, यहाँ पे हमने लिक्विड डाला, तो यहाँ पे माना छेद हो गया, तो लिक्विड निकल जा गया, मतलब वॉल पे उसका पूरा प्रेशर था। ऐसे ही अगर आप सॉलिड के पीस को रखोगे यहाँ पे, तो सॉलिड का पीस अगर आप एक छेद पड़ जाएगा तो गिरेगा थोड़ी ना, तो वो तो स्टेबल हो जाएगा। तो जो लिक्विड एंड गैसेस है वॉल ऑफ कंटेनर पे फोर्स करती हैं, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया। तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर तो एक्सर्ट करती है। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लग रही है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। माना आप फोर्स, जैसे कि ये था, लिक्विड था, यहाँ पे इस एरिया में फोर्स लग रही है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर है फोर्स, और किस एरिया में लग रही है वो आ गया प्रेशर, ठीक है। स्मॉलर एरिया होगा तो लार्ज प्रेशर होगा। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका फोर्स, या आप बोल सकते हो फोर्स जो एक्सर्ट होती है, ठीक है।
फोर्स विच एक्सर्ट बाय द एयर अराउंड अस, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है जो भी फोर्स एक्सर्ट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो आती है आपकी एटमॉस्फेरिक फोर्स। क्या होती है? एटमॉस्फेरिक फोर्स। जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्रिएट होती है फोर्स, वो आती है आपकी एटमॉस्फेरिक फोर्स। क्लियर हो गया? मेज़र कैसे किया जाता है? इसे मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, फोर्स तो आप एक चीज़ तो समझिए, प्रेशर क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मतलब फोर्स पूरे एरिया में, तो वो आ गया आपका प्रेशर। ठीक है, या अगर प्रेशर की डायरेक्ट बात की गई तो आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको मेज़र किया जाता है बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर का फॉल हो गया, मतलब वैल्यू कम होगी, इट्स मीन, ये संकेत है कि तूफान आ सकता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ को मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट मूव करेगी। मतलब देखो, आप कोई चीज़ मोशन में है तो कुछ टाइम बाद खुद रुक जाती है कोई चीज़, किसकी वजह से? उसमें फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन क्या लगता है? अपोजिट टू द ईच अदर। अब फ्रिक्शन हमारे नेचर में होता है, ठीक है, कांटेक्ट से होता है, कांटेक्ट फोर्स थी, हमने डिस्कस किया। तो ये डिपेंड करता है स्मूथनेस। अगर स्मूथ होगी कोई चीज़ तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा, अगर रफ होगी चीज़ तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। देख लेना, प्लेन चीज़ पे जैसे कि सॉफ्ट चीज़ होगी वहाँ पे चीज़ें जल्दी मूव होंगी, हार्ड चीज़ होगी वहाँ पे चीज़ मूव नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या आ गया? क्या होगा इसमें? फ्रिक्शन जो आ गया आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब रफ एरिया होगा, बात कर ली हमने। अब सोल ऑफ ए शूज़, जैसे कि टायर्स, व्हीकल, अब किसी वजह से रुकते हैं, ठीक है, सोल्स शूज़ के ख़राब होते हैं, टायर्स एकदम रुक जाते हैं, किसकी वजह से? फ्रिक्शंस होता है उसमें, तभी तो कोई चीज़ चलती चलती रुक जाएगी, अपोजिट टू फोर्स लगेगी, वो होती है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस किया जाता है किसके थ्रू? ऑयल के थ्रू, पाउडर के थ्रू, ग्रीस के थ्रू आप फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करते हैं। अब जो सब्सटेंस यूज़ होगा फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस करने के लिए, वो बोला जाता है उसे वैसे लुब्रिकेंट। ठीक है, वैसे तो अलग अलग, जैसे ऑयल, ग्रीस, पाउडर, ये चीज़ें सारी की आ गई लुब्रिकेंट में आ गई, क्योंकि वो क्या है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। रिड्यूस करने से क्या होगा? चीज़ें स्मूथली वर्क करने लग जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आज फ्रिक्शन अलग टाइप का होता है, एक पिक्चर में देखेंगे। फ्रिक्शन है अलग अलग टाइप का है। देखो, एक आ गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखो चीज़ पूरी स्टे है, तो इसमें ज़्यादा जोर लग रहा है ना इसको मूव करने के लिए। स्लाइडिंग आपने सिर्फ धक्का दिया, मूव कर ली। रोलिंग इससे कम, इट्स मीन स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है एंड किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। देख लेंगे यहाँ पे, देखो ये आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है? लार्ज है, और रोलिंग फ्रिक्शन स्मॉल है। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स जब फ्लूइड में एक्सर्ट होती है तो उसे क्या बोला जाता है? अब यहाँ पे फ्लूइड की क्या बात की गई है? फ्लूइड्स में आ गया आपका गैसेस प्लस लिक्विड, दोनों ही फ्लूइड्स में आ गए, तो उसे बोला जाता है ड्रैग। क्या बोला जाएगा? ड्रैग। देखो, वाटर में है कोई चीज़ एंड आसमान में है कोई चीज़, तो फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, तो वो क्या बोला जाएगा? उसको ड्रैग बोला जाएगा। तो इस चैप्टर में आपके पास इतना ही था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका साउंड। साउंड मतलब आप कोई चीज़ सुन रहे हो, वर्क कर रही है, तो वो आ गई साउंड। ठीक है, अब साउंड कैसे मूव करती है? टू एंड फ्रो मोशन होता है, जैसे यहाँ से गया अगेन रिपीट हुआ, तो वो कैसे होती है? वाइब्रेशन। और इस टाइप के मोशन को बोला जाएगा ऑसिलेटरी मोशन। अब साउंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है ह्यूमन बींग में? वो होती है वॉइस बॉक्स से, जिसे बोला जाता है लैरिंग्स। अब साउंड जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, अलग अलग मीडियम में होती है, एयर में भी होती है, वाटर में भी होती है, सॉलिड में भी होती है, बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं होती। अब एक चीज़ पढ़ेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल होती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। ठीक है, गैसेस में सबसे कम होगी। देख लेना, अब बेल बजाते हो, सॉलिड है, कितने दूर तक सुनाई देगा? अगर आवाज़ डालेगा कोई तो हर कमरे तक, स्कूल के हर कमरे तक पहुंच जाएगी? नहीं, बेल की साउंड ज़्यादा आएगी। तो क्या है? सॉलिड में साउंड ज़्यादा ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर अब ऑसिलेशन जो कंप्लीट करता है, ऑसिलेशन पढ़ा,
टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो वो किसके थ्रू मेजर होता है? फ्रीक्वेंसी। जैसे कि फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ तक गई तो ए इतनी वाइब्रेशन हुई तो वो मेज़र किया जाता है आपका फ्रीक्वेंसी से। इसके यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट होते हैं हर्ट्स। किसके यूनिट होते हैं? हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी के। अब देखो, टू टर्म्स मेनली यूज होती हैं साउंड की। एक तो पढ़ ली हमने फ्रीक्वेंसी, दूसरा आता है आपका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या मेज़र करता है? देखते हैं। एम्पलीट्यूड मेज़र करता है लाउडनेस ऑफ ए साउंड। इसके यूनिट आ गए आपके डेसिबल। इसके कुछ रेंज है। नॉर्मल ब्रीदिंग की सुनाई देती है? नहीं, तो मतलब लो ब्रीदिंग, मतलब 10 dB तक वैल्यू होती है। अब सॉफ्ट विस्पर की 30 dB, नॉर्मल कंजर्वेशन 30 dB, और बिजी ट्रैफिक का देखो, नॉर्मल कंजर्वेशन आ गया आपकी कन्वर्सेशन आपकी 60 dB, और बिजी ट्रैफिक का 70 dB। एवरेज फैक्ट्री कितनी आ गई आपकी? 80। अगर 80 से ऊपर हो, 80 तक आप कैसे ना कैसे सुन सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी पर चलो आप टॉलरेट कर लोगे। बट अबव 80 होगी तो आप उसको फिजिकली आपको वो पेन करने लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप जाते हो, जैसे बहुत फंक्शन में चले गए, आपके ज़्यादा देर अपने वहाँ रह गए, तो आप उस चीज़ को सुन नहीं पाओगे और आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। तो वो किसके थ्रू होगी? क्यों होगी? क्योंकि साउंड की लाउडनेस जो इंक्रीज होगी, और लाउडनेस किससे मेज़र होती है? एम्पलीट्यूड से। अब देखिए, अभी क्या हमने देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग की कम थी तो एम्पलीट्यूड कम था तो साउंड भी कम हुई, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है? फ्रीक्वेंसी से मेज़र होती है आपकी पिच, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी हाई है, लो फ्रीक्वेंसी है लो पिच है, ठीक है। अब ड्रम है, बीट करता है लो फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब पिच हो, आप समझ सकते हो, तिखी तिखी आवाज़, तो उसको आप पिच से डिटरमाइन कर सकते हो। तो विसल की कैसी होती है? हाई पिच होती है। बर्ड्स की हाई पिच होती है, लॉयन की लो पिच होती है। चाइल्ड की हाई फ्रीक्वेंसी, इट्स मीन हाई पिच, ठीक है। पिच समझ गए ना क्या होती है? अभी स्टडी किया कि ये अति फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी कितनी ग्रो कर गया उसके हिसाब से, ठीक है। समझ आ गया? फिर अब एक चीज़ आती है, फ्रीक्वेंसी तो समझ आ गई, हाई फ्रीक्वेंसी हाई, अब उतनी ज़्यादा साउंड होगी। बट हम क्या हर टाइप की साउंड सुन सकते हैं? देखिए, ऑडिबल साउंड जो ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं वो आती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लाइटर होगी, मतलब हायर होगी अगर 20,000 से, तो वो हम नहीं सुन पाएंगे। डॉग यूज एंड अल्ट्रासाउंड में यूज़ की जाती है। अल्ट्रासाउंड मतलब डिटेक्शन की जाती है इंटरनल पार्ट की। और लो अल्ट्रासाउंड, ठीक है, लो वैल्यू जो हम सुनते हैं, अल्ट्रासाउंड नहीं बोलेंगे, इंफ्रासाउंड बोलते हैं इन्हें। वो आएगी आपकी वैदर, अर्थक्वेक, व्हेल, एलिफेंट, जिराफ्स। ये आ गया आपकी लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आपकी आगे क्या? पिच, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, इस चैप्टर से आपका इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। अब केमिकल इफेक्ट समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। सब्सटेंस जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उन्हें कंडक्टर बोलते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, आपका गोल्ड, सिल्वर, ये आगे मेटल मैक्सिमम कंडक्टर होते हैं। दूसरी बात, जो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी उन्हें बोलते हैं हम इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक, रबर, ठीक है। अब लिक्विड है उसमें कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बट एक और कंसेप्शन आती है, वाटर तो गुड कंडक्टर है बट डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर है। अब ये कैसे? जो वाटर है उसमें आयंस होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस को कम कर दिया जाता है, मतलब बिल्कुल ख़त्म किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होती, ठीक है, तो वो पुअर कंडक्टर है। फिर अब जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है, डिस्कवरी की थी केमिकल इफेक्ट की इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, वो किसने की थी? केमिकल इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का वो डिस्कवर किया था एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, विलियम निकोलसन ने। इनका बर्थ टाइम रहा है 1753 से 1815 तक, ठीक है। अब एक मेटल पे, ठीक है, द प्रोसेस किया जाता है, एक प्रोसेसिंग में एक मेटल पे दूसरा, ठीक है, डिपॉजिट कराई जाती है लेयर, ठीक है, थ्रू अनदर मटेरियल मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि आप चीज़ों को ख़राब होने से बचा सके। अब देखो, ये तो समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे इफेक्ट शो करता है? इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है, केमिकल भी करता है, हीटिंग भी करता है। इस टाइप के इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। अब एक और बात आती है, मेटल
गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं। हमने किया। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आता है लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, जो लिक्विड करंट कैरी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे कि वाटर में भी कंडक्ट कैरी होता है तो वो आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका लाइट। लाइट, कोई चीज़ आप देखते हो, वो आ गई आपकी लाइट। ठीक है, लाइट कैसे देखते हो आप किसी चीज़ को? देखो माना ये बात है, यहाँ लाइट पड़ी, ये आ गया आपकी इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे, और जो आपको दिखती है फिर वो आती है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बैक। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इंसिडेंट लाइट हो रही है, देखो यहाँ गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, फिर हमारे आई पे पड़ी, मतलब रिफ्लेक्शन, इंसिडेंस हो रहा है और रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसे बोला जाता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? क्या बोला जाएगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और चीज़ समझिए, देखो मिरर में देखते हो आप, लेफ्ट हैंड आपको राइट में दिखता है, राइट हैंड आपको लेफ्ट में दिखता है। किसकी वजह से? लेटरल इन्वर्जन की वजह से, उसे बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट अगर आपको राइट में दिखता है तो किस में दिखता है? प्लेन मिरर में दिखता है और लेटरल इन्वर्जन के थ्रू दिखता है। क्लियर हो गया? चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन सरफेस नॉट पैरेलल द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड। देखो अब देखो, पहले तो हमने क्या था, रिफ्लेक्शन हो रही है, बट अगर ये सरफेस इरेगुलर है तो जो रिफ्लेक्शन होगी सेम नहीं होगी। यहाँ गया तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, कैसे भी जा सकता है, तो वो आती है आपकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जब रेगुलर नहीं है पाथ। ठीक है, अगर पाथ सेम है तो क्या बोला जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अब देखिए, ऑब्जेक्ट आप देखते हो किसकी वजह से? जब लाइट होती है, रात को आप ऑब्जेक्ट को उस तरीके से नहीं देख पाते हो जैसे दिन को देखते हो। तो देखो रात को क्या यूज़ करते हो आप? बल्ब यूज़ करते हो, आपका मून भी हेल्प करता है लाइट के लिए, और भी चीज़ें। तो वो कैसे ऑब्जेक्ट हो गए? जो आप यूज़ करते हो, खुद की लाइट देते हैं, वो आ गए आपके, जैसे कि उन्हें बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सन, स्टार, फ्लेम, कैंडल, लैम्प। ये खुद की लाइट देते हैं अपनी, इसलिए इन्हें बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? अब एक और बात समझिए, अब इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया जाता है आउटसाइड चीज़ देखने के लिए उसे बोला जाता है पेरिस्कोप। देखो पनडुब्बी है, पनडुब्बी में ऊपर एक पाइप लगा दी जाएगी, इसमें क्या होगा? कैमरा होगा, जिससे आप ऑब्जेक्ट की चीज़ों को देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल आ गया पेरिस्कोप। फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है चीज़ों को, मतलब आप एक चीज़ से बहुत सारी इमेजेस देख पा रहे हो, तो वो आता है आपका कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है? मल्टीपल इमेजन, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। अब हर बार देखोगे तो अलग ही इमेज दिखेगी, पहले की तरह इसमें इमेज नहीं दिखेगी, तो वो अगर कैलिस्कोप, पेरिस्कोप। अभी क्या हमने पेरिस्कोप आता है जब आप किसी चीज़ को आउटसाइड देखते हैं उसके। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए लाइट सेक्शन तो आता है आपका, फिजिक्स सेक्शन है, बट इसी चैप्टर में इंक्लूडिंग आई भी आ जाता है, तो आई को हम यहीं पे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन आई ये है, पार्ट देख लेंगे। देखो ये आ गया आपका स्क्लेरिड। ठीक है, स्क्लेरिड, और ये वाइट पोर्शन, ये बाहर का पोर्शन आ गया आपका कॉर्निया, और आपका प्यूपल ये ब्लैक कलर का, आइरिस आ गया आपका ये पार्ट। अब इनका अपना अपना रोल होता है। ठीक है, पिक्चर में आप क्लियरली देख दो, जैसे रेटिना, स्क्लेरिया, कॉर्निया, प्यूपल, लेंस, आइरिस। ठीक है, ये समझ गए? अब देखो पिक्चर में आप अपनी आई से कंसर्न करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो ये आ गया आप आई लिड, टीयर डक्ट, लैक्रिमल कैन्यूकल। ठीक है, अभी हमने जो इस चैप्टर में है उतना ही स्टडी करेंगे। देखो जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का वो क्या आ जाता है? वो आता है कॉर्निया। ये आ गया आपका कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट पार्ट। फिर आइरिस, देखो आइरिस कहाँ है यहाँ पे? देखो आइरिस ये है ना, ये दिख रहा है आपको, ये आ गया आपकी आइरिस। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का काम होता है अलग अलग, जैसे कि ये जो देखो आइरिस, देखो ये ब्लैक कलर है, ये प्यूपल आ गया, तो प्यूपल में साइज को कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। आइरिस कलर चेंज करता है, जैसे कि ये ही होता है ना, ग्रीन कलर है, ब्राउन कलर है, ब्लैक कलर है आई का, किसकी वजह से? आइरिस की वजह से। अब और क्या काम करता है? प्यूपल का साइज कंट्रोल करने में काम करता है। ठीक है, और अमाउंट,
कितनी लाइट जाएगी अंदर, वो कौन कंट्रोल करेगा? वो भी आइरिस करेगा। देखो आइरिस के 3 काम हैं। एक तो वो कंट्रोल करेगा, क्या करेगा? प्यूपल के साइज को, अमाउंट को कंट्रोल करेगा, कितनी लाइट जाएगी, और कंट्रोल करेगा कि कलर क्या होगा, ये चीज़ करेगा। इमेज कहाँ बनती होगी? इमेज बनती है हमारी रेटिना में, यहाँ जाके इमेज बनती है और हमें चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, कॉर्निया आ गया आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट। और ये क्या होता है, जब किसी को आंखें देनी हो ना तो कॉर्निया दिया जाता है। आई का डोनेटिंग पार्ट अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन सा होता है तो कॉर्निया होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब देखो आप ऑब्जर्व करना, जब आप लाइट वाली चीज़ों को देखते हैं तो क्या होता है, और अब जब डार्क में जैसे कि डार्क कलर देखते हो, लाइट कलर देखते हो, तो क्या असर होता है। तो देखें, जब देखो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो पॉइंट्स को सारे को। ठीक है, इमेज जो फॉर्म होती है रेटिना में होती है, ये डिस्कस कर लिया। अब ब्राइट लाइट को सेंसिटिव जो पार्ट होता है वो आते हैं कोन्स। डिम लाइट को कंट्रोल करने का पार्ट होता है रॉड्स। ठीक है, याद रखना, ब्राइट लाइट कोन्स, डिम लाइट रॉड्स। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि अब कई बार आप दूर से चीज़ें देख रहे हो, माना ये पॉइंट अलग अलग डिज़ाइन में है, बट आपको क्या दिख रहा है? एक ही चीज़ दिख रही है, राउंड ही दिख रहा है, ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएशन पता नहीं लग रही। तो वो क्या होता है, एक ही पॉइंट बन जाता है बहुत अलग अलग चीज़ों का भी। ठीक है, तो वो क्या कब क्या आ जाता है? वो ब्लाइंड स्पॉट। द जंक्शन ऑफ ए ऑप्टिक नर्व एंड नर्वा रेटिना इज अ ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे एक ही पॉइंट बन जाता है चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का, वो आता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, अब परसिस्टेंस पावर क्या होती है आई की, मतलब कितने टाइम में देख पाएगी कोई चीज़, वो आती है उसकी 1/16 पावर। ठीक है, पर सेकेंड। तो वो आ गया आपकी परसिस्टेंट पावर, इतनी पावर में कोई भी ऑब्जेक्ट चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, अब डोनेटिंग पार्ट हमने कर लिया कॉर्निया का। अब यहाँ से आप पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, पिक्चर भी देख लीजिएगा, पिक्चर से आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कौन सा क्या पार्ट है। अब देखो आइरिस का पता होगा, इमेज पता होगा, कलर पार्ट है। ठीक है, इस चीज़ से आप चीज़ों को समझ पाओगे। फिर आता है आपका कि अब चीज़ों को कितनी दूरी तक देख सकते हो आप। देखना बहुत नज़दीक अगर आप बुक रख लोगे, खुद ऑब्जर्व करके देखना, बहुत नज़दीक आप बुक्स को रख लोगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो नॉर्मल डिस्टेंस जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दिख सकता है वो आती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ तक आप नज़दीक रखोगे चीज़ों को तो ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से दिख जाएगा, इससे ज़्यादा आपको ब्लर ब्लर दिखने लग जाएगा। आप खुद ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो ओल्ड एज में क्या होता है, आई साइट क्या होती है, फॉगी हो जाती हैं। किसकी वजह से? कैटरैक्ट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो आईज में लेंसेज लगे होते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, दिखता नहीं है, तो वो कंसेप्ट आपका बहुत लॉन्ग है, तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ 8th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम 8th क्लास का ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात की गई है ओल्ड एज में आई साइट बिकम फॉगी हो जाती है, तो उससे बोला जाता है कैटरैक्ट होता है ना, ओल्ड एज में दिखना बंद हो जाता है। स्पेक्स सबको ही लगी होती है, आजकल तो यंग एज में भी लग जाती है, बट सबको नहीं लगती। ठीक है, अब रॉड और कोन्स के बारे में पढ़ा था। अब ऑब्जर्व करो, देखा होगा कुछ बर्ड्स डे में अच्छे दिख लेते हैं, कुछ नाइट में देख लेते हैं। ऐसा क्या होता होगा कि डे वाले रात को इतना नहीं देख पाते और रात वाले रात को अच्छा देख पाते हैं और दिन को नहीं। देखिए जो डे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स आगे, वो क्या होते हैं, उनमें मोर कोन्स क्या होते हैं, ब्राइट लाइट सिस्टम एंड फ्यूअर रॉड्स मतलब डिम लाइट सेंसिटिव। तो कौन से आगे, ह्यूमन बींग हम इसी में ही आते हैं। फिर नाइट बर्ड्स जो नाइट को देख पाते हैं, वो कौन से आगे, जैसे उसका क्या होता है, लार्ज कॉर्निया, लार्ज आपका प्यूपल होता है, मतलब लार्ज रॉड एंड फ्यू कोन्स ब्राइट लाइट को सेंसिटिव होते हैं ना। अगर ब्राइट लाइट सेंसिटिव होते तो दिन को देख पाते, अगर रॉड है आपका क्या आता है, डिम लाइट को सेंसिटिव हो, मतलब डिम लाइट को में सेंसिटिव आते हैं, तो वो डिम लार्ज होगा तो रात को देख पाएंगे, जैसे कि उल्लू, बैट्स। ठीक है, ये आ गया एग्जाम्पल। अब देखिएंगे, अब ऑब्जर्व सोचना कि हर कोई इंसान नहीं, सबके पास आइज़ नहीं होती, किसी के पास नहीं होती, मतलब वो इतने ब्यूटीफुल वर्ड को, कलरफुल वर्ड को नहीं देख पाता है। ठीक है, या बोल सकते हो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल एड एंड नॉन ऑप्टिकल एड। नॉन ऑप्टिकल एड हो गए जैसे कि आपके आगे विजुअल एड, ठीक है, टैक्टाइल एड, फिर आ गया आपका ऑडिटरी एड, फिर आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक एड।
तो ये आगे कुछ जो नॉन ऑप्टिकल हैं। ऑप्टिकल आगे जैसे कि आप लेंसेज लगा लोगे, बाइफोकल लेंस, कंट्रैक्ट लेंस एंड मैग्नीफायर, टेलीस्कोप एक्सेट्रा, जब आप किसी चीज़ों को देखना चाहोगे, ठीक है। और जो अंधे लोग पढ़ते कैसे होंगे? ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि से आप अंधे लोग पढ़ पाते हैं। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े डॉट 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 वाले लगे होंगे और जिससे वो पहचान, ऐसे उंगली रख के पहचानते हैं कि वर्ड ये है, और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आ गया आपके ऑप्टिकल एड एंड ये आ गया आपके नॉन ऑप्टिकल एड। याद रखते हो ऑप्टिकल एड आईज को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और नॉन ऑप्टिकल एड क्या किया जाता है, आप उसको चीज़ें प्रोवाइड करवाते हो कि कैसे वर्क किया जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट होता है। तो 8th क्लास का फिजिक्स नोट्स कंप्लीट हो गए। तो इस क्लास को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि MCQ आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना टफ नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो। तो देखिए थोड़े टाइम में आपने कितना टॉपिक कवर कर लिया। अगर आप खुद पढ़ने जाओगे तो इसका लॉन्ग प्रोसेस लगेगा, और वैसे भी आपको पता है एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। आई गारंटी देती हूँ कि 10th क्लास तक को क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे, NCERT +1 +2 को भी कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया सेक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम MCQ करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो तब तक आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और आजकल कोरोना काल चला है, तो अपना ख्याल रखिएगा और वैक्सीन ज़रूर लगा लीजिएगा। आप सोचोगे वैक्सीन से घबरा रहे होंगे कि वैक्सीन लगा लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब सिम्टम्स सबको अलग अलग होते हैं, ये माइनर से हैं सिम्टम्स। अगर आप रेस्ट करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिसिन ले लेना, नेक्स्ट डे आप रेस्ट हो जाओगे, कर लो, रेस्ट हो जाओ करोगे तो आप ठीक हो जाओगे नेक्स्ट डे तक। और वैसे तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, बट मुझे कोई असर नहीं हुआ है, मुझे कोई पेन, कोई रैशेस कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ज़रूरी नहीं कि सभी को इसकी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगा लीजिएगा और स्टे रहिए घर पे और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।